नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है अमरता से, इमॉर्टल। हम देखिए बहुत सारी टेक्निक्स की बात करते हैं, बहुत सारी स्टडीज हमें बताती हैं कि जो मनुष्य है वो अमर हो सकता है। लेकिन जहां पर एक स्टडी है जो बताती है कि मनुष्य कभी भी अमर नहीं हो सकता है। आप चाहे जितने भी दावे कर लें, आप चाहे जितनी भी टेक्निक्स ले आए, लेकिन आप मनुष्य को कभी भी अमर नहीं कर सकते हो। आखिर ये स्टडी क्या है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस पर मैं आपके व्यूज भी जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई ये जो अमरता के लिए बहुत सारी आपकी इनोवेशंस किए जा रहे हैं, अमरता के लिए आपके बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, ये वाकई सार्थक सिद्ध होने वाले हैं, या फिर ये लिटरली इमॉर्टल व्यक्ति हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार हम जब कुछ अजीब सी किताबें पढ़ते हैं, कुछ अजीब सी हमें समटाइम्स पीपल को बहुत इंटरेस्ट होता है ये सारा, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि हम अमर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ब्रह्मांड कैसे बना है। और जब आप ये सोचने लगते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो उसी तरीके से वर्क करने लगता है, बहुत डीप जाकर के उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर स्टडीज हमें ये बताती हैं कि आप कितनी भी चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कुछ हमारे डीएनएज और इन सारी चीज़ों पर निर्भर है। ठीक है, कई बार टूटते हैं, वो बनते हैं, उनका एक प्रोसेस है, और एट द एंड जाकर के हमारी जो एज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमारी डेथ हो जाएगी। मैक्सिमम एज जो यहाँ पर बताई गई है स्टडीज में और इस एक्सपेरिमेंट में, वो ये बताई गई है 125 ईयर्स। इससे ज़्यादा मनुष्य कभी भी नहीं जी सकता है। और यदि जानवरों की बात की जाए, जीवों की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा उसमें कछुआ जीता है 200 साल। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि बात की जाए पूरे वर्ल्ड में कोई मनुष्य जिया है, तो शायद 172 या 182 ईयर्स तक, नहीं 192 ईयर्स तक एक बूढ़ी महिला थी, वो जी थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स और जो स्टडीज कहती हैं कि सिर्फ 125 वर्ष तक ही मनुष्य की आयु है। तो इसी पर हम बात करेंगे। न्यूज़ है हैफ्लिक लिमिट, इसी की बात की जा रही थी कि हैफ्लिक लिमिट क्या होती है, और ये बहुत ही ज्यादा आपकी चर्चा में है, जो ये आपको बताती है कि आप कभी भी अमर नहीं हो सकते हो, आप चाहे कितना भी स्टडीज कर लो। ठीक है, हाल ही में एक प्रमुख बायोमेडिकल शोधकर्ता लियोनार्ड हैफ्लिक, इनकी मृत्यु हुई, और इसके पश्चात यहाँ पर इनकी जो अभूतपूर्व खोज थी, खोज क्या थी, हैफ्लिक लिमिट की, इस पर सभी का ध्यान गया और सभी ने इसके बारे में बात करी। इस खोज ने वृद्धावस्था पर अध्ययन और समझ को मौलिक रूप से बदल दिया, जिसमें उन्होंने पूर्ण धारण, बुढ़ापा, वृद्धावस्था केवल बीमारी और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, इसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने बोला कि नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, एनवायरनमेंट ऐसा है तो हम ऐसे हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, ये हमारे शरीर के अंदर है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लिया, आप उसको सिर्फ कुछ समय तक रोक सकते हो। ठीक है, जैसे हम एक्ट्रेसेस देखते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो वो कुछ केमिकल्स हैं, वो कहाँ रिएक्ट करते हैं, आपकी बॉडी में ही तो रिएक्ट करते हैं जा करके ना, आपकी बॉडी में ही उन चीजों को इनबिल्ड करते हैं ना, ताकि वो आपके फेस पर और बॉडी पर ना दिखाई दे। तो सेम वैसे ही उनका कहना था कि जो लोग ये कहते हैं कि जो बाह्य कारक है वो हमारी कि स्किन को, हमारे बुढ़ापे को कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे अंदर से है, और हमारे अंदर से ही चीज़ें इस तरीके से डेवलप हुई हैं कि हम एक ना एक दिन ज़रूर बूढ़े होंगे। हम उसे थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, हैफ्लिक सीमा क्या है जिसके बारे में बात की गई है, तो लियोनार्ड हैफ्लिक ने 1960 के दशक में पाया कि कायिक सोमैटिक कोशिकाएं विभाजन बंद करने से पूर्व केवल 4 से 60 बार विभाजित हो सकती हैं। यहाँ पर ये बोला गया। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इनके बारे में जानेंगे कि ये काय और सोमैटिक यानी कि गैर जनन कोशिकाओं की बात की जा रही है यहाँ पर, कि ये कैसे डिवाइड होती हैं, और ये डिवाइडेशन ही हमें क्या करता है, बूढ़ा और यंग करता है, ये बात यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, इस घटना जिसे सेलुलर सेंसर, जो कि विभाजित होना बंद कर देती है, के रूप में जाना जाता है। और जब ये आपके सेलुलर सेनेसेंस विभाजित होना बंद हो जाते हैं, तब हम क्या है, बुढ़ापे की कगार पर पहुंच जाते हैं। कोशिका विभाजन का यह अंत या समाप्ति, जिसके परिणाम सेनेसेंट कोशिकाओं का संचय होता है, उम्र बढ़ने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, हमारी एज बढ़ती रहती है। जैसे जैसे कोशिकाएं विभाजित होना बंद करेंगी, वैसे वैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता जाएगा। तो इट्स अबाउट हमारी कोशिकाओं का विभाजन जो हो रहा है जिस प्रकार से, और ये सिर्फ 40 से 60 बार ही विभाजित हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आप क्या है, इसका टाइम लिमिट बढ़ा सकते हो विभाजित होने का। और जब ये विभाजन का टाइम लिमिट बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपकी जो बुढ़ापे की जो चीज है, जल्दी बूढ़े हो रहे हो, तो उसकी जगह थोड़ा लेट बूढ़े हो जाओगे, लेकिन बूढ़े आप अवश्य होगे। ठीक, हैफ्लिक्सीमा बताती है कि मनुष्यों सहित जीवों में एक अंतर्निहित सेलुलर
क्लॉक, कोशिकीय घड़ी होती है जो अधिकतम जीवन काल आपका निर्धारित करती है। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी क्लॉक होती है जो हमारे सोने का, खाने का, हमें क्यों, अगर हम 10 बजे सोते हैं तो हमें 10 बजे ही नींद क्यों आएगी, क्योंकि हमारा बॉडी क्लॉक सेट है कि 10 बजे हमारे माइंड को पता है कि हमारी बॉडी जो है वो शिथिल होने लगती है, हमारा सोने का मन होने लगता है। हमें क्यों हमेशा 1 बजे भूख लगती है, जिस टाइम आप खाना खा रहे हो, जिस टाइम आप कंटिन्यू सो रहे हो, तो हमारी बॉडी क्लॉक उसी टाइम सेट हो जाती है। और ऐसी ही हमारी कोशिका की क्लॉक है जो कि सेट है। ठीक है, मनुष्यों के लिए यह सीमा लगभग 125 वर्ष होती है, जिसके बाद कोई भी बाह्य कारक या फिर अनुवांशिक संशोधन जीवन काल सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये बात कहा गया है कि आप चाहे कोई भी अनुवांशिक संशोधन कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। हम कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकते भाई, रियल लाइफ में समझना पड़ेगा। कैप्टन अमेरिका के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, फिर जब वो जाता है पुराने अपने काल में, तो आपने देखा होगा कि बाहर जब आता है तो वो बूढ़ा होकर के ही आता है, वो अपनी पूरी लाइफ जी करके आता है, कुछ सेकंड में वो सब कुछ जी लेता है, ठीक, और वो बूढ़ा हो जाता है। उसका कहना है कि मैं खुश हूँ इस स्थिति पे आकर के। तो आप भी जब कभी इस टाइप के सिचुएशन में जाओ तो सोच लेना भाई हम कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकते, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक, ये इस तरीके से कुछ आपका दिखाई देता है, आपके सेल्स कुछ इस तरीके से धीरे धीरे डिवाइड होते हैं। पहले आपका एक सेल होगा, देन ये 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, देन ये इस ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी एज, ये इस प्रकार से डिवाइड होते रहेंगे पार्ट्स में, और इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिवाइड होना आगे बंद हो जाएंगे। और जिस दिन ये डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, आपकी क्या है, बॉडी में चीजों की शॉर्टेज होने लगेगी और आप धीरे धीरे बूढ़े होने लगोगे। और यही आपका ये प्रोसेस बताता है कि कैसे हमारी जो एज है वो कम होती है। ये हमारे क्रोमोसोम एम, यहाँ पर ये सेल्स हैं। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। आप प्रजातियों की तुलना की यदि बात की जाए, मनुष्य की यदि हम जीवों से तुलना करें, तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि हेल्फिक और अन्य वैज्ञानिकों ने विभिन्न जंतुओं में हेल्फिक सीमाओं का दस्तावेजीकरण किया, देखा। इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने पाया जो गैलापागोस टर्टल यानी कि कछुआ होता है, उसकी कोशिकाएं ज्यादा दिनों तक विभाजित होती रहती है और इस वजह से ये सबसे लंबा जीता है। 200 वर्ष तक कछुआ जीता है एक। ठीक है, जीर्णता तक पहुंचने में पूर्ण लगभग 110 बार विभाजित होती है। किसकी? कछुए की जो कोशिकाएं हैं वो 110 बार विभाजित हो सकती हैं। इसके विपरीत यदि चूहों की बात करें तो इसकी कोशिकाएं केवल 15 विभाजनों के बाद जीर्ण हो जाती हैं, इसलिए उसका सबसे कम जीवन काल होता है। और मनुष्य की कितनी होती है? 40 से 60 बार होती है। चलो, महत्वपूर्ण शोध अब बात करते हैं। 1970 के दशक में शोधकर्ताओं ने टेलोमियर्स की खोज की, जो गुणसूत्रों के अंत में आवर्ती वाले डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए अनुक्रम है, जो कोशिका विभाजन के दौरान उनकी रक्षा करते हैं। कि जब भी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं या आपके 40-60 टाइम्स, तो ये उनकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ टेलोमियर्स तब तक छोटे होते जाते हैं जब तक कि वे एक निश्चित लंबाई तक नहीं पहुंच जाते हैं, जो कोशिका विभाजन के अंत का संकेत देता है और आपको ये बताता है कि अब आपकी ये जो एज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। जबकि टेलोमियर्स का क्षय होना उम्र बढ़ने और जीर्णता से जुड़ा हुआ है। टेलोमियर्स की लंबाई और जीवन काल के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए चूहे में टेलोमियर्स मनुष्य की तुलना में लंबे होते हैं, लेकिन उनका जीवन काल काफी कम होता है। कुछ शोधकर्ता तर्क देते हैं कि टेलोमियर्स का क्षय और हैप्लिक सीमा उम्र बढ़ने का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लक्षण है। ये कि ऐसा होता है, ये लक्षण है, ये कारण नहीं है। और लक्षण और कारण दोनों में ही डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या है टेलोमियर्स? 1990 के दशक में वैज्ञानिक ने टेलोमियर्स नामक एक प्रोटीन की खोज की थी, जो टेलोमियर्स का उत्पादन करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि यह प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय है, जिसमें वे हैप्लिक सीमा को पार कर सकते हैं और अनिश्चित काल तक विभाजित होते रहते हैं। और ये सिर्फ कैंसर के केसेस में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही कारण है कि कैंसर कोशिकाएं हैप्लिक सीमा के अधीन नहीं होती और वो धीरे 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 कैंसर, अब क्या ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं होगा, ये बढ़ता जाता है और बहुत ज्यादा बार वो आपकी कैंसर की कोशिकाएं विभाजित हो सकती है। मनुष्य की जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं वो 40 से 60 बार विभाजित होंगी, लेकिन यदि उनमें कैंसर हो गया, आपकी कोशिकाओं में सेल्स में अगर कैंसर हो गया, तो वो कैंसर सेल आपके हैप्लिक सीमा से नहीं आएगा। वो कैंसर सेल आपका 1000 बार विभाजित होगा, 2000 बार विभाजित हो सकता है, और वो एट द एंड क्या करता है? आपकी पूरी बॉडी को खत्म कर देता है। तो ये कैंसर इसमें एक अपवाद है। चलो आगे आ जाते हैं। हालांकि टेलोमियर्स मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं को सक्रिय होता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं में इसका संभावित उपयोग क्या हो जाता है? जटिल हो जाता है। वैज्ञानिक टेलोमियर्स को संश्लेषित किया है और कुछ दिन विट्रो अध्ययन में इनको संकेत दिया कि सामान्य मानव कोशिकाओं में टेलोमियर्स के क्षय को धीमा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रोटीन का व्यवहारिक अनुप्रयोग अभी दूर है।
कि हम इसको प्रॉपर क्या है व्यवहारिक रूप से इसको हम नॉर्मल डेज में अगर हर व्यक्ति को देना चाहें इसका यूज करने के लिए तो हम वो नहीं दे सकते हैं। ऐसी यहाँ पर बात कही गई है। कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका विभाजित होकर के दो या अधिक संतति कोशिकाएं बनाती है। यह प्रक्रिया जीवित जीवों में वृद्धि, मरम्मत और जनन के लिए महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य में कोशिका विभाजन दो मुख्य प्रकार से होता है। एक होता है आपका समसूत्री विभाजन, एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब बात करेंगे हम माइटोसिस। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कायिक यानी कि शारीरिक कोशिकाएं विभाजित होती हैं। माइटोसिस के परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं जिनमें से प्रत्येक में मूल कोशिका के समान गुणसूत्र संख्या आपकी देखने को मिलेगी। तो ये उसका कारण है। या एक कोश की जीवों में वृद्धि, ऊतक मरम्मत और अलैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण होती है। माइटोसिस एक अत्यधिक विनियमित प्रक्रिया है जो कायिक कोशिकाओं में आनुवंशिक स्थिति सुनिश्चित आपकी करती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चली होंगी कि क्यों आखिर मनुष्य जो है वो अमर नहीं हो सकता है। ठीक, तो आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।